कॉलोनी में सेल की संख्या डिटरमिनेट भी हो सकती है और ये इनडिटरमिनेट भी हो सकती है। तो भाई पहला है भाई समूहन निम्न प्रकार का होता है। तो इसमें भी हम पहला नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर इज पामेलॉइड। पामेलॉइड या इसको हम पामेलाभ भी कहते हैं, पामेलाभ, पामेलाभ। तो पामेलॉइड में क्या होता है, देखिए पामेलॉइड में एक श्लेष्मा की इस तरह से, श्लेष्मा का आवरण या श्लेष्मा की एक लेयरिंग इस तरह से होती है। इस श्लेष्मा के अंदर शैवालों की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे ये श्लेष्मा बनेगा तो इसके अंदर ये इस तरह से शैवालों की कोशिकाएं पाई जाती है। तो अब ये एक तरह से कॉलोनी बन चुकी है, यानी कि इसमें बहुत सारी सेल्स यहाँ पर एकत्र हैं, लेकिन सब एक दूसरे से दूर है, केवल श्लेष्मा के द्वारा जुड़ी हुई है। तो ये कंडीशन होती है पामेलाभ की। अब अगर मान लो इस पामेलाभ में से कोई छोटा सा खंड अगर टूट भी जाता है तो फिर वो नया शैवाल बना सकता है, नई कॉलोनी बना सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने के मिलेंगे। इसके नाम पर ही इस शैवाल का नाम होता है पामेला, पामेला टेट्रास्पोरा। तो पामेला एक ऐसा शैवाल है जिसके अंदर आपको पामेलॉइड कंडीशन देखने को मिलेगी। हो सकता है इसी के नाम पर इसी का नाम पड़ा है पामेलॉइड। सेकंड इज वृक्षाभ, डेंड्रॉइड। सेकंड इज डेंड्रॉइड, वृक्षाभ या डेंड्रॉइड। तो डेंड्रॉइड में देखो आपको, इसे मैं कह रहा हूँ डेंड्रॉइड है तो डेंड्रो इनकी वृक्ष के समान ही इसकी संरचना बनेगी। इसमें जो शाखन जो होगा वो वृक्ष के समान ही होगा, ऐसे इस तरह से ऐसे। तो इसको हम कहेंगे डेंड्रॉइड। तो ये एग्जाम्पल, वृक्षाभ का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा केमीसाइफोन में, केमीसाइफोन, केमीसाइफोन। तो ये है वृक्षाभ कंडीशन। अब देखो इसमें वृक्षाभ में भी कोशिकाएं श्लेष्मा के द्वारा जुड़ी तो होती हैं, लेकिन संरचना जो है वो वही यहाँ पर वृक्ष के समान नजर आती है। नेक्स्ट इज राइजोपोडियल। थर्ड इज राइजोपोडियल। राइजोपोडियल। तो राइजोपोडियल के अंदर कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका आपस में जीवद्रव्य प्रक्षेपों द्वारा जुड़ी होती है। कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका आपस में जीवद्रव्य प्रक्षेपों द्वारा जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए राइजोक्राइसिस, राइजोक्राइसिस। तो एग्जाम्पल यहां पर है इसका राइजोक्राइसिस। या क्राइसिडिएस्ट्रम। तो अब राइजोक्राइसिस इनके जीवद्रव्य प्रक्षेप ये होते हैं भाई इस तरह से, ये इनके जीवद्रव्य प्रक्षेप है ऐसे। एक सेल तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी सेल मान लो मैं यहाँ पर ये लेता हूँ इस तरह से। अब ये दूसरी सेल का जो जीवद्रव्य प्रक्षेप है वो यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाता है ऐसे। दूसरी सेल हो गई। अगर कोई तीसरी सेल है तो यहाँ पर जुड़ जाएगी ऐसे इस तरह से। तो ये जीवद्रव्य प्रक्षेपों द्वारा जुड़े होते हैं इस तरह से। दिस इज द राइजोपोडियल, यानी कि यहाँ पर ये जीवद्रव्य प्रक्षेपों द्वारा जुड़े होते हैं।
समूहन हो गया भाई। अब समूहन के बाद जो दूसरा नंबर यानी कि बी जो नंबर है वो है समंडल या सीनोबियम। सीनोबियम या इसको हिंदी में हम कहते हैं समंडल, समंडल या सीनोबियम। और देखो समंडल क्या होता है। देखो समूहन में आपने देखा कि कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें कोशिकाओं की संख्या डिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, यानी कि अनिर्धारित है। जबकि समंडल या सीनोबियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉलोनी जो बनती है उस कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित रहेगी और वो पहले से ही डिसाइड हो जाती है। तो ध्यान रहे कि जब कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो जाए कॉलोनी में तब तो उसे हम कहते हैं समंडल, और अगर निश्चित ना हो तो उसे हम कहते हैं समूहन, एग्रीगेशन या एग्रीगेट। अब इसमें अगर आप देखें तो जो सीनोबियम या समंडल है ये भी कई प्रकार का या निम्न प्रकार का होता है। तो पहला है फ्लैजिलेटेड या मोटाइल सीनोबियम, मोटाइल सीनोबियम यानी कि चल समूहन, चल समंडल या कसाबिकी अथवा गति में। तो देखो इसमें बात यह है कि एक कॉलोनी के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी, जैसे मान लो मैं थोड़ी सी एक स्वरूप बना रहा हूँ, मान लो ये एक कॉलोनी है। अब इसमें जो सेल्स हैं वो मान लीजिए यहाँ पर निर्धारित है इस जगह पर। ये मैं कह रहा हूँ कि ये मोटाइल है यानी कि गतिशील है। तो जो गतिशील है तो इसका मतलब है गति के लिए तो एक ही चीज जिम्मेदार होती है और वो है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला कहीं ना कहीं पर इसमें पाया जाएगा। और वो फ्लैजिला कहाँ होता है, जैसे मान लो ये बाहर की सेल्स हैं, ये इस तरह से इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। ऐसे ऐसे अंदर वाली जो सेल्स होती है उनमें फ्लैजिला नहीं होगा, क्योंकि अब ये इन्हीं की सहायता से आसानी से क्या कर सकती है, गति कर सकती है। ऐसे ठीक है, तो ये इन्हीं की साथ गति करेंगे। यहाँ पर जो सेल है उनमें किसी प्रकार की कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छा, आप याद रखें तो भाई वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स। और इसमें आपको याद रखना है कि भाई वॉलवॉक्स को हम लुढ़कनी शैवाल यानी कि रोलिंग एल्गी के नाम से जानते हैं, लुढ़कनी शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन है कि लुढ़कनी शैवाल किस को कहते हैं। तो दिस इज लुढ़कनी शैवाल। दूसरा भाई अकशाबिकी है या नॉन मोटाइल। दूसरा है नॉन मोटाइल या अकशाबिकी है। तो नॉन मोटाइल में सीधी सी बात है कि ये गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। जब फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा तो ये बिल्कुल गति नहीं करेगा। और इसमें एग्जाम्पल के लिए जो आता है वो है हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन, तो हाइड्रोडिक्टियोन की जो सेल है उनमें किसी प्रकार का कोई भी सेल इनकी इस प्रकार से बनती है। यहाँ से फिर दूसरी सेल जुड़ी होगी इसी तरह से।
ऐसे ही, दिस इज हाइड्रोडिक्टियोन, ऐसे जैसे ये डबल लेयर है, इसी तरह से ये यहाँ से दूसरी सेल जुड़ी हुई है, दिस इज हाइड्रोडिक्टियोन। तो हाइड्रोडिक्टियोन में ये सेल हैं, कोशिकाओं की संख्या निश्चित है, लेकिन फ्लैजिला नहीं होते हैं। जब फ्लैजिला नहीं है तो ये गति नहीं करेगा, तो ये फिर एक अगतिशील शैवाल है, इसके अंदर गति नहीं होती है, गतिहीन शैवाल है। तो मल्टी सेलुलर थैलस के अंदर हमने दो देखे, एक तो एग्रीगेशन या समूहन और दूसरा देखा हमने सिनोवियम। एग्रीगेशन या समूहन में कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम समूहन कहते हैं। वो दो तीन प्रकार का है, एक सिनोवियम जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, ये दो प्रकार की, इनकी गतिशील और अगतिशील हो सकती है। नाउ अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम कुछ और देखते हैं। तो तीसरा प्रकार जो है हमारा, सॉरी ये तो चलता रहेगा मल्टी सेलुलर, तो इसमें कोई और टाइप नहीं है, सॉरी गलती होगी, मल्टी सेलुलर चलता रहेगा। दो ही टाइप कहते हैं, एक तो यूनिसेलुलर है और एक है मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर तो है ही, मल्टी सेलुलर थैलस, इसमें तो कोई किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है कि इसको नहीं माने। तो दूसरे है मल्टी सेलुलर, और इसमें हमने दो टाइप पढ़ लिए। तीसरे प्रकार जो है वो यहाँ पर फिलामेंटस है। तीसरा प्रकार जो यहाँ पर है वो तंतुवत, या इसको हम फिलामेंटस भी कहते हैं, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। तो फिलामेंटस एल्गी का मतलब है कि भाई इनका जो शरीर है या इनका जो स्वरूप है, जो थैलस है, वो एक फिलामेंट के समान होगा। भाई जैसी परिभाषा शब्द होता है ना, परिभाषा उसी के अंदर होती है। तो ये रेखीय क्रम में जो सेल से वो जुड़ी होंगी तो तंतु बनाती हैं। तो ये तंतु जो है वो भी अब कई प्रकार का है। तो नंबर एक इस्तेमाल लिए अशाखित तंतु, अशाखित तंतु हो सकता है, या फिर ये शाखित तंतु हो सकता है। या तो ये अशाखित तंतु या फिर ये शाखित तंतु हो सकता है। तो अशाखित तंतु में आप समझ ही गए होंगे। तो अशाखित तंतु के अंदर आपका एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, इसका आप अगर पादप या थैलस स्वरूप देखेंगे तो वो इस प्रकार से होता है। इसमें बहुत सारी सेल्स इस प्रकार से होती है, शाखाएं नहीं होती हैं। अगर आप देखें शाखित तंतु, तो शाखित तंतु के अंदर सीधी सी बात है भाई शाखाएं पाई जाएंगी, और शाखाओं की शाखित होने के बाद वो डेंड्रॉइड हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये डेंड्रॉइड हो जाएगा। तो डेंड्रॉइड में आपको एग्जांपल है किलेडोफोरा, डेंड्रॉइड में एग्जांपल है किलेडोफोरा। तो किलेडोफोरा के अंदर आपको शाखित स्वरूप देखने को मिलेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था इस प्रकार से, इसमें शाखाएं भी बन जाती हैं डेंड्रॉइड इस तरह से, ऐसे। तो दिस इज द डेंड्रॉइड और शाखित तंतु। उसके अलावा शाखन जो है वो सरल या विषम प्रकार का हो सकता है। शाखन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यह शाखन भी सिंपल और विषम प्रकार का हो सकता है, कि सरल या ये विषम प्रकार का हो सकता है। तो सरल प्रकार के शाखन में थैलस तंतु एकल होता है। थैलस तंतु जो है वो, अगर यहाँ पर हम देखें तो यही चाहे कितना ही शाखित हो जाए, आगे जाके भी शाखित हो जाए इस तरह से, और भी आगे चल के यहाँ से शाखित हो जाए, लेकिन नीचे की जो सेल है वो एक रहेगी। तो इस प्रकार का जो थैलस है उसको हम कहते हैं सरल शाखन। देखिए आधारी जो सेल है वो एक है, बाकी शाखन चाहे कितना भी हो जाए।
तो इसे हम कहते हैं आधारी तंतु। लेकिन एक साखर इस प्रकार का होता है कि जिसमें दो प्रकार की संरचनाएं, जैसे मान लो हम पॉलीसाइथोनिया की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें क्लेडोफोरा, और यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा पॉलीसाइथोनिया। तो पॉलीसाइथोनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ हमको दो प्रकार के तंतु नजर आएंगे, इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो ये जो तंतु हैं इनको हम कहते हैं श्यान तंतु, जो जमीन के यानी भूमि की सतह के समानांतर है। और एक ये है, इन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्व तंतु, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि ऊर्ध्व दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इनको कहते हैं हम ऊर्ध्व तंतु। तो इस प्रकार से आपको यहाँ शाखन यानी कि शाखित तंतु देखने को मिला कि शाखित तंतु सरल और विषम दोनों प्रकार के होते हैं। अगर आधारी कोशिका एक है और ऊपर की तरफ शाखन है तब वो सरल होता है, और अगर दो प्रकार के तंतु श्यान और ऊर्ध्व तंतु अगर आपको दिखाई देते हैं, जैसे पॉलीसाइथोनिया में होगा, हम आगे पढ़ेंगे जब, तो उसको हम कहते हैं विषम तंतु। एक्टोकार्पस के अंदर भी इस तरह की शाखाएं पाई जाती हैं। उसके बाद एक है भाई आभासी मृदुतक। मृदुतक नहीं है लेकिन आभास कराता है मृदुतक का, आभासी मृदुतक। आभासी मृदुतक, मृदुतक नहीं है लेकिन आभास कराएगा भाई। सी जो है आभासी मृदुतक। मृदुतक बिल्कुल नहीं है लेकिन इसका जो थैलस है वो ऐसा लगेगा जैसे कि मृदुतक है, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, एक होता है एक अक्षीय और एक होता है बहुअक्षीय। तो एक अक्षीय इसमें दो प्रकार के हैं, मोनोएक्सियल और मल्टी एक्सियल, यानी कि बहुअक्षीय, एक अक्षीय और बहुअक्षीय। तो एक अक्षीय में यानी कि एक ही अक्ष होगा तो उसको हम कहेंगे बैट्रेकोस्पर्मम। जैसे एग्जांपल के लिए बैट्रेकोस्पर्मम, बैट्रेकोस्पर्मम, इसका ये एग्जांपल है। और अगर एक से ज्यादा अक्ष हैं तो फिर एग्जाम्पल के लिए पॉलीसाइथोनिया आ जाता है। पॉलीसाइथोनिया इसके अंदर, इसका नाम ही पॉलीसाइथोनिया है। तो पॉली माने बहुत से और साइफोन मतलब अक्ष, एक तरह से मुख्य अक्ष। तो बहुत सारे जब मुख्य अक्ष होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथोनिया। ये मल्टी एक्सियल है, इसमें बहुत सारे अक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद साइफनी। तो साइफनी में अगर आप देखेंगे यहाँ डी, तो डी में आपको साइफोनस या साइफनी। तो साइफनी में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल है यहाँ पर वाउचीरिया। तो वाउचीरिया का जो थैलस होता है वो आपको ध्यान देना, कोई ज्यादा खास थैलस नहीं है, और ये इस प्रकार से एक नलिकाकार संरचना होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं ऐसे ऐसे। तो इस कंडीशन को कि जब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक हों, यानी कई केंद्रक मौजूद हों, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिंसिटियम या संकोशिकीय अवस्था। सिंसिटियम या संकोशिकीय अवस्था, जब सीनोसिटिक अवस्था, सीनोसिटिक स्टेज या सीनोसिटिक अवस्था। तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई कि सीनोसिटिक अवस्था कई बार एक नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संकोशिकीय या सीनोसिटिक अवस्था क्या होती है। कि जब एक ही सेल के अंदर कई केंद्रक पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सीनोसिटिक
या संकोशिकीय अवस्था। उसके अलावा मृदुतकी होते हैं भाई, कुछ मृदुतकी होते हैं। इनमें तंतुल, इनकी जो थैलस का जो विकास है वो तंतु से ही होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि ये मृदुतकी हैं। तो एक्चुअली इनमें क्या है, मृदुतक कब कहेंगे? मृदुतक में क्या होता है कि जब सेल्स जो है वो आपस में एक साथ जुड़ी रहें और उनकी जो सेल वॉल है उनकी वो मृदु रहे, पेरेन्काइमेटस है, कठोर ना हो, किसी कोई ऐसी वृत्ति या कोई ऐसे पदार्थों का जमाव उसके ऊपर ना हो कि वो कठोर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मृदुतक। तो यहाँ मृदुतक शैवाल को हम इसलिए कह रहे हैं कि जो डिवीजन के बाद जो शैवाल में कोशिका बनती है वो सेल कभी अलग नहीं होती, वो एक साथ जुड़ी रहती है, तो एक तरह से ऊतक बनाती है, और वो जो ऊतक है वो मुलायम होता है, तो इसको हम कहते हैं मृदुतक। तो मृदुतक इसमें अल्वा के अंदर देखने को मिलेगा आपको। सारगेसम, ये भेड़ जो होती है वो सारगेसम को बहुत अच्छे से खाती है। सारगेसम काफी लंबी समुद्री घास, इसको हम कह सकते हैं समुद्री शैवाल है, जो बहुत सी जगहों पर भेड़, बकरियों, गायों और पशुओं को खिलाया जाता है। उसके बाद एक है भाई, ये हो गया मृदुतक या पेरेन्काइमेटस। दिस इज पेरेन्काइमेटस, ये ई टाइप। अब एफ टाइप है एक इक्विसीटम टाइप। तो इक्विसीटम टाइप में क्या होता है, देखो इक्विसीटम वैसे तो हमारे इसी साल आ जाएगा, नया सिलेबस आया है वैसे इसी साल आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इक्विसीटम सेकेंडरी में होता था। तो इक्विसीटम एक टेरिडोफिटिक प्लांट है, यानी कि टेरिडोफाइट है, जिसमें आप देखेंगे तो जो शरीर है, ये थैलस जो है टेरिडोफाइटिक प्लांट में, जो जड़, तना, पत्ती, शंकु, ये सब ऐसा लगता है जैसे जोड़ जोड़ कर बनाए गए हों। जैसे गन्ने के अंदर आप देखें तो पर्व और पर्व संज्ञाएं स्पष्ट होती हैं, तो उसमें ऐसा लगता है भाई गन्ने का जो तना है वो जगह जगह पर जोड़ दिया गया हो। तो ऐसे ही इक्विसीटम के अंदर होता है। इसी तरह का इक्विसीटम टाइप शैवाल जो हमारे सिलेबस में इस बार भी है, वो आपको डिटेल से पढ़ना है, जिसका नाम है कारा। इसकी संरचना इक्विसीटम प्लांट के समान होती है। इसमें मूलाभास होते हैं, एक एक्सेस होता है मुख्य अक्ष, उस एक्सेस पर दो प्रकार की शाखाएं, एक सीमित वृद्धि की शाखा और एक असीमित वृद्धि की शाखाएं लगती हैं। और जो सीमित वृद्धि की शाखाएं होती है उनके ऊपर जन्नांग लगते हैं, और जो सीमित वृद्धि की शाखाएं होती है उन पर कोई जन्नांग नहीं होते हैं। एक जलीय शैवाल है, और ये इस कारा को हम, यानी कारा जो है वो अधिक चूना मिट्टी वाली जगह पर होता है, तो इसकी जो बाहरी सतह होती है वो खुरदरी होती है सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट के कारण। तो इसको हम स्टोन वाइट भी कहते हैं, स्टोन वाइट एल्गी भी कहते हैं। तो आज हमने ये देखा भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शैवालों में कोशिका संरचना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स इन एल्गी सेल। आज के लिए हम इतना ही। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक टीचर होने के नाते आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि आप बहुत जल्द अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव करें और अपने जीवन पथ पर निरंतर प्रगति करते रहें। एक गुरु का कार्य होता है एक अपने शिष्य को गलत रास्ते से निकालकर एक अच्छे रास्ते पर ले जाना। लेकिन
कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को हम ये रास्ता दिखा पाते हैं, ये सब आपके पीछे होता है। कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा कठिन होता है। सभी स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, आज ये प्रण करें कि हमें अपने जीवन में 3 ही गुरु होते हैं, माता पिता और गुरु। तो जो भी गुरु हैं उन सब का दिल से सम्मान करना है, उन्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाना। निश्चित रूप से आप लोगों को अपना टारगेट बहुत जल्द मिलेगा। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, अचीव कीजिए नए नए गोल्स और अपने परिवार और अपने गुरु सभी का मान सम्मान बढ़ाइए। ठीक है, तो आज हम इसी कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। एक में हमने एल्गी कैरेक्टराइजेशन पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड में हमने देखा था उसका हैबिट एंड हैबिटेट्स। आज हम सहवाल में थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या थैलस संगठन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई थैलस क्या होता है। तो थैलस जिस प्लांट के अंदर जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है उसे हम थैलस कहते हैं। तो दिस इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन आज का टॉपिक है। बस इसी को लेकर हमें आज लेक्चर पढ़ना है। तो सहवालों में अगर हम संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बात करें तो केवल 2 प्रकार के थैलस इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर एक तो होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। तो हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो पहले मैं देखता हूं यूनिसेलुलर। तो दिस इज द नंबर 1 यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय, हिंदी में कहेंगे यूनि माने एक, सेलुलर माने सेल, एक कोशिकीय। तो ये ऐसे शैवाल होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। तो इनकी ये कोशिका नहीं है, बल्कि दिस वन सेल इज एक्ट एज फुल बॉडी, यानी कि पूरे शरीर की तरह कार्य करती है। इसलिए हम इन शैवाल को या ऐसे जीवों को जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उन्हें यूनिसेलुलर न कह करके एसेलुलर कहते हैं, क्योंकि इनकी एक कोशिका नहीं है बल्कि पूरा का पूरा शरीर है। तो इसलिए कोशिका नहीं कहेंगे, इसको अकोशिकीय कहेंगे, क्योंकि दिस इज द फुल बॉडी। तो एक कोशिकीय शैवाल को हम एसेलुलर एल्गी भी कहते हैं। तो एक कोशिकीय थैलस जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। और ये जो यूनिसेलुलर जो शैवाल हैं ये निम्न प्रकार के हैं। तो ए नंबर फॉलोइंग टाइप्स यूनिसेलुलर एल्गी आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 इज राइजोपोडियल या अमीबॉइड। अमीबॉइड या राइजोपोडियल, अमीबॉइड या राइजोपोडियल। तो ये अमीबिया या राइजोपोडियल। तो देखो अमीबिया में आप जानते ही भाई अमीबिया का जो शरीर होता है वो एक अदलती बदलती संरचना होती है, इनकी एक फिक्स संरचना नहीं होती। जिस तरफ यानी कि इसका जो ये स्वरूप दिखता है वो जो जीवद्रव्य होता है उसी से दिखता है। तो जिधर इसे गति करनी होती है उस तरफ इसका जीवद्रव्य चला जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रक्षेप बनते हैं इनको हम कहते हैं राइजोपोडिया।
जिनके द्वारा ये गमन करता है। तो दिस इज द राइजोपोडिया। ये राइजोपोडिया है, ठीक है। तो अमीबोइड या राइजोपोडियल। तो इसके अंदर जो जीवद्रव्य प्रक्षेप है उनको हम कहते हैं कूटपाद या राइजोपोडिया। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है क्रिस अमीबा, क्रिस अमीबा। तो क्रिस अमीबा के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई इस प्रकार का थैलस स्ट्रक्चर उसके अंदर पाया जाता है। दिस इज क्रिस अमीबा। इनकी समय जो गति है वो कूटपाद या राइजोपोडिया की सहायता से होती है। तो ये है क्रिस अमीबा। सेकंड जो बी है वो है भाई कसाभिकीय, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला प्रेजेंट। फ्लैजिला मतलब कसाविका जो है वो पाई जाती है। तो कसाविका भाई देखो कई वर्ग हैं जिनके अंदर पाई जाती है, जैसे यूग्लिनोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, क्राइसोफाइसी है, जेंथोफाइसी है। ज्यादातर के अंदर कसाविकाएं पाई जाती हैं। साइलोफाइसी के अंदर नहीं होती हैं, और एक जो रोडोफाइसी है उसके अंदर कसाविकाएं नहीं होती है। वो बाकी ज्यादातर के अंदर कसाविकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें कसाविका प्रेजेंट होती है। तो जो गति होती है, पहले वाले में हम गति देख रहे थे वही राइजोपोडिया की सहायता से होती है। यहाँ पर जो गति होती है वो फ्लैजिला की वजह से होती है। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हम कई ले सकते हैं। इसमें यूग्लिना भी ले सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास भी ले सकते हैं। तो यूग्लिना जो है ये भाई पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। यूग्लिना जो है ये पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। इसमें एक कसाविका होती है। इसमें एक कसाविका होती है, यूग्लिना। अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास में दो कसाविकाएं होती हैं। दिस इज क्लेमाइडोमोनास। इसमें इस तरह से दो कसाविका है। ये क्लेमाइडोमोनास। तो इनमें आप देखेंगे तो इन शैवालों में जो गमन है वो होता है फ्लैजिला की सहायता से, इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड या कसाविकीय। उसके बाद जो सी प्रकार का है उसको हम कहते हैं अकसाविकी। सी प्रकार का जो है वो है अकसाविकी, नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड, इनमें कसाविकाएं नहीं पाई जाती। तो इनमें कसाविकाएं नहीं पाई जाती तो ये गमन कैसे करेंगे? भाई गमन नहीं करते, ये पानी की धारा के साथ ही बह सकते हैं। ये उस तरह से गमन नहीं करेंगे जिस प्रकार से कसाविकाओं की सहायता से गमन होता है। तो ये एक तरह से गोलाकार आकृति के अकाशाभिक शैवाल होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए क्लोरेला एग्जाम्पल है, क्लोरेला। तो क्लोरेला में एक गोलाकार संरचना है इस तरह से। पहले बता दें गोलाकार है। कसाविका होगी तो कोई ना कोई कोण उसके अंदर जरूर होगा। ये गोलाकार है। तो इस प्रकार की संरचना होती है क्लोरेला।
क्लोरेला में ध्यान रखें कोई किसी प्रकार की कसाविका नहीं पाई जाती। उसके बाद नेक्स्ट है सर्पिलाकार, स्पाइरल, सर्पिलाकार। तो इनका जो शरीर है वो सर्पिलाकार का होता है, इस तरह से। और इसमें एग्जाम्पल के लिए स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना एग्जाम्पल आपको जरूर याद करना है। और मैंने पहले बताया था आपको 15-20 सवाल के नाम याद कर लीजिए और कोई भी एग्जाम्पल आप वहां पर लगा दीजिए। हाँ, अगर किसी के स्पेशल एग्जाम्पल हैं तो उसमें तो आप गलती करेंगे लगाने के बाद, लेकिन यदि आप नॉर्मल वे में देख रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम्पल को कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। आपको बस 15 से 20 सवालों के नाम याद करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया भाई यूनिसेलुलर, यानी कि ये सब एक कोशिकीय शैवाल है। इन एक कोशिकीय शैवाल या यूनिसेलुलर थैलस में एक कोशिकीय थैलस जिनमें एमीबॉइड है, एक फ्लैजिलेटेड है, एक नॉन फ्लैजिलेटेड है और एक है स्पाइरल। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमारे लिए जो टॉपिक है वो है मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय थैलस या मल्टी सेलुलर थैलस। मल्टी सेलुलर थैलस, ये भाई दूसरा है। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है भाई मल्टी सेलुलर है, अर्थात इसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाएंगी, इसलिए इसका नाम है मल्टी सेलुलर। तो पहला जो है इसके अंदर बहुकोशिक शैवालों या इनके अंदर निम्न प्रकार के थैलस या निम्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है इसमें एग्रीगेशन या समूहन, इसको हम समूहन कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में कहेंगे एग्रीगेशन। तो इस समूहन के अंदर अगर आप देखते हैं तो समूहन तो वही जहां पर कुछ शैवाल इकट्ठे हो जाएं उसी को हम समूहन कहते हैं या एग्रीगेट कहते हैं। तो समूहन में यानी कि एक चीज बनती है या एक संरचना बनती है, उसको हम कहते हैं कॉलोनी। तो देखो जहां भी 10 घर होते हैं वहां पर कॉलोनी बन जाती है। तो इसी प्रकार से समूहन के अंदर जब ये सेल्स जो मल्टी सेलुलर कह रहे हैं कि शैवाल की जो सेल्स हैं वो जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर ये कॉलोनी का निर्माण करती हैं। अब वो कॉलोनी जो है वो निम्न प्रकार की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई समूहन जो है वो निम्न प्रकार का हो सकता है। देखो भाई दोनों बातें हैं, कॉलोनी के अंदर सेल की संख्या डिटरमिनेटिव भी हो सकती है और ये इनडिटरमिनेट भी हो सकती है। कॉलोनी में सेल की संख्या डिटरमिनेट भी हो सकती है, निर्धारित भी हो सकती है और अनिर्धारित भी हो सकती है।